हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ-IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, भारत ने हिंद महासागर में कोबाल्ट समृद्ध, ध्यान रखिएगा, एक क्षेत्र है अफानासी निकितिन सीमाउंट, इस पे अन्वेषण करने की अनुमति मांगी थी अंतरराष्ट्रीय सीबेड अथॉरिटी से, लेकिन ISA ने प्राथमिक तौर पे भारत की याचिका को खारिज कर दिया है। ये पूरा का पूरा मुद्दा क्या है, क्या मसला है, भारत के संदर्भ में, श्रीलंका के संदर्भ में क्या क्या मुद्दे हैं, इन सारी बातों को हम आज की इस परिचर्चा में समझने का प्रयास करेंगे। यहां पे मैं आप लोगों को बता दूं कि कोबाल्ट समृद्ध ये जो पहाड़ है पानी के नीचे, इस पे भारत अन्वेषण करने के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है, लेकिन श्रीलंका जैसे देशों से भारत को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। इस साल जनवरी में ही भारत ने जमैका स्थित अंतरराष्ट्रीय सीबेड अथॉरिटी से अनुमति मांगी थी इस क्षेत्र पे अन्वेषण करने की। यदि हम मैप के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करें तो ध्यान रखिएगा, ये भारत है, ये श्रीलंका है और ये है अफानासी निकितिन सीमाउंट। यदि हम दूरी की बात करें तो भारत से लगभग 1350 किलोमीटर की दूरी पे है, यानी 840 माइल्स की दूरी पे है। यदि हम श्रीलंका से इसकी दूरी की बात करें तो श्रीलंका से 1050 किलोमीटर यानी लगभग 650 माइल्स की दूरी पे है ये अफानासी निकितिन सीमाउंट, ध्यान रखिएगा। तो भारत ने ISA से इसकी अनुमति मांगी थी और एक बड़ा अमाउंट भी दिया था ताकि 15 वर्षों तक भारत को भूवैज्ञानिक, जैविकीय, समुद्री विज्ञान और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अध्ययन की अनुमति दी जाए। यदि मैं इस पूरे क्षेत्र की बात करूं जो अफानासी निकितिन सीमाउंट है, ये लगभग 3000 वर्ग किलोमीटर में फैले 150 ब्लॉकों से बना हुआ एक क्षेत्र है, जहां पे अलग अलग संसाधनों के होने की खबर मिली है, विशेष तौर पे कोबाल्ट, ध्यान रखिएगा। अब कोबाल्ट का इंपॉर्टेंस भी हम जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, भारत के आवेदन का मूल्यांकन करते हुए ISA ने यह कहा कि जिस क्षेत्र पे भारत अन्वेषण करने की अनुमति मांग रहा है, ये उस क्षेत्र में स्थित है जिस पर दूसरे देश ने भी दावा किया है कि ये जो क्षेत्र है अफानासी निकितिन सीमाउंट, ये उस देश के महाद्वीपीय शेल्फ की सीमा के अंतर्गत आता है। लेकिन यहां पे ISA ने किसी देश का नाम नहीं लिया कि किस देश ने ऐसा दावा किया है, लेकिन यदि हम भौगोलिक अवस्थिति के आधार पर देखें तो श्रीलंका ही ऐसा देश है जो महाद्वीपीय शेल्फ के आधार पे उस क्षेत्र पे अपना दावा कर रहा है। यहां पे हमें यह समझना होगा कि किसी देश का महाद्वीपीय शेल्फ समुद्र के नीचे उसके भूभाग का किनारा होता है। यहां पे दो बातें महत्वपूर्ण है दोस्तों। अथॉरिटी ने भारत से प्रतिस्पर्धी क्षेत्रीय दावों का विवरण मांगा कि भारत के क्या पक्ष हैं इस क्षेत्र पे अन्वेषण के संदर्भ में, लेकिन भारत ने समय पे अपना जवाब नहीं दिया। इस संदर्भ में ISA ने नोट में कहा है कि भारत के आवेदन को रोक दिया गया है। भारत के जवाब देने के बाद हो सकता है कि ये उम्मीद है कि ISA फिर से भारत का जो आवेदन है उसकी समीक्षा करेगी, लेकिन फिलहाल ISA ने भारत के आवेदन पे रोक लगा दी है। अब ये पूरा का पूरा मसला क्या है, श्रीलंका का क्या दावा है, उसको भी समझने का प्रयास कर लेते हैं। देखिए, श्रीलंका कहता है कि यदि आमतौर पर हम देखें, किसी देश का जो महाद्वीपीय शेल्फ होता है उसके तट से 200 नॉटिकल मील यानी 200 समुद्री मील तक फैला हुआ होता है, और किसी क्षेत्र के 200 समुद्री मील तक इस पूरे क्षेत्र की जो आर्थिक गतिविधियों है इस पे इस संबंधित देश का ही अधिकार क्षेत्र होता है, ध्यान रखिएगा। यानी जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है वो 200 नॉटिकल मील तक होता है। इसका उपयोग केवल वही देश अपने आर्थिक उपयोग के लिए, आर्थिक उद्देश्यों के लिए कर सकता है। हालांकि इस क्षेत्र में दूसरे देश के जहाज बिना किसी अनुमति के आ जा सकते हैं, लेकिन तटीय देश यानी जो तटीय देश होते हैं वो महाद्वीपीय शेल्फ की सीमाओं पर संयुक्त राष्ट्रीय आयोग से अपील कर सकते हैं, ये तर्क देते हुए कि उनकी महाद्वीपीय शेल्फ की बाहरी सीमाएं 200 समुद्री मील से आगे तक फैली हुई हैं। यदि हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका यहां पे ये आवेदन कर रहा है अंतरराष्ट्रीय एजेंसी से कि जो हमारी महाद्वीपीय शेल्फ की सीमाएं हैं वो 200 नॉटिकल मील से आगे तक फैली हुई हैं। यदि ये दावा स्वीकार कर लिया जाता है तो ये जो क्षेत्र है अफानासी निकितिन सीमाउंट, इस पे इसके आर्थिक गतिविधियों पे श्रीलंका का कब्जा हो जाएगा। यदि हम इस अंतरराष्ट्रीय एजेंसी की बात करें
यदि हम श्रीलंका के दावे की बात करें तो ध्यान रखिएगा, श्रीलंका ने 2009 में यही किया था जब उसने अपने महाद्वीपीय शेल्फ की सीमा को 200 समुद्री मील से बहुत बढ़ा के एक बहुत बड़े क्षेत्र में विस्तारित करने का आवेदन किया था। ध्यान रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे एक एजेंसी है CLCS, यानी जो कंटिनेंटल शेल्फ को लेके एक कमीशन है, ये जांच करता है इस प्रकार के आवेदनों की। CLCS को अभी श्रीलंका के दावे पे फैसला करना है, अभी फैसला नहीं किया है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर इस दावे को स्वीकार कर लिया जाता है तो ये क्षेत्र श्रीलंका के अधिकार क्षेत्र में आ जाएगा। ऐसा पहले भी हुआ है जब इस CLCS ने अलग अलग तटीय देशों के आवेदनों पे विचार किया और उनको स्वीकृति भी दी है। यदि हम यहाँ पे फैक्ट की बात करें तो पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और नॉर्वे ऐसे देश हैं, इन देशों को अपने तटों से 200 समुद्री मील से अधिक क्षेत्र के समुद्री क्षेत्रों पे भी अधिकार दिया है अलग अलग समय पे इस एजेंसी ने। तो यदि ये एजेंसी श्रीलंका को भी अधिकार दे देती है, श्रीलंका के आवेदन को भी स्वीकार कर लेती है, तो फिर फाइनली इस क्षेत्र पे श्रीलंका का अधिकार स्थापित हो जाएगा। 2010 में CLCS के समकक्ष श्रीलंका की जब दलीलों पे जवाब मांगा गया तो भारत ने अपने छोटी पड़ोसी देशों के दावे पे कोई आपत्ति नहीं जताई थी। लेकिन 2022 में भारत ने अपना रुख बदला है और श्रीलंका के जो दावे हैं, क्योंकि श्रीलंका के दावों से प्रत्यक्ष तौर पे भारत के हितों को नुकसान पहुंच सकता है, तो ऐसे में भारत ने आयोग से अनुरोध किया है कि श्रीलंका द्वारा दी गई दलीलों पर विचार ना किया जाए और उन्हें योग्य न ठहराया जाए। यानी जो श्रीलंका का जो दावा है कि कंटिनेंटल शेल्फ 200 समुद्री मील से भी आगे है, उस दावे को स्वीकार ना किया जाए। ध्यान रखिएगा, भारत ने स्पष्ट तौर पे ये अपील की है। यहां पे मुद्दा क्या है कि आखिर क्या चिंता है भारत के संदर्भ में। सबसे पहले तो हम यदि खनिज की बात करें, कोबाल्ट की बात करें, तो कोबाल्ट भविष्य का खनिज है। ध्यान रखिएगा, यहां पे दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। एक तो इलेक्ट्रॉनिक वाहन और बैटरियों में इसका उपयोग किया जाता है, और जो हरित ऊर्जा परिवर्तन है उसमें एक महत्वपूर्ण तत्व के तौर पे कोबाल्ट को देखा जा सकता है। भारत का 2070 में शून्य उत्सर्जन का जो लक्ष्य है उसको हम इन्हीं खनिजों के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। यदि वर्तमान समय में बात करें तो चाइना के पास सबसे ज्यादा भंडार हैं कोबाल्ट के, तो ऐसे में चाइना के साथ भारत की बड़ी प्रतिस्पर्धा है। भारत इन क्षेत्रों पे बेसिकली इन खनिजों में अपनी निपुणता हासिल करना चाहता है ताकि भारत हरित ऊर्जा की दिशा में बेहतर काम कर सके, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की दिशा में बेहतर काम कर सके और चीन पर अपनी निर्भरता को कम कर सके। यहाँ पे समझना ये होगा, जब अलग अलग विद्वानों से पूछा गया तो ध्यान रखिएगा, वरिष्ठ समुद्री कानूनी जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने ये कहा है कि भारत को श्रीलंका से खतरा नहीं है और ना ही भारत का उद्देश्य श्रीलंका को मना करने से है, बल्कि क्षेत्र में चीनी उपस्थिति को रोकने के लिए भारत ऐसा करना चाहता है। क्योंकि यदि श्रीलंका के पास ये अधिकार क्षेत्र आ गया तो इस बात की प्रबल संभावना है कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी के माध्यम से चाइना, जो अलग अलग देशों को प्रभावित करने का काम कर रहा है, वो इस क्षेत्र में अपना अधिकार स्थापित ना कर ले। और यदि चाइना ने इस क्षेत्र में इस पूरे के पूरे खनिजों पे अपना अधिकार स्थापित कर लिया तो ये भारत के हितों के लिए सही नहीं होगा। भारत का दावा तत्काल अन्वेषण शुरू करने के उद्देश्य से नहीं है, बल्कि चीन के प्रवेश से पहले अपनी उपस्थिति और हिस्सेदारी स्थापित करने के उद्देश्य से है। ध्यान रखिएगा, ये है पूरा का पूरा मुद्दा। यदि हम बात करें पूरे के पूरे कोबाल्ट वगैरह की, तो चीन के पास दुनिया का 70% कोबाल्ट है और 60% लिथियम तथा मैग्नीज है। भारत जिसने शुद्ध, मैंने जैसा कि आपको बताया कि शुद्ध शून्य उत्सर्जन जो लक्ष्य है हमारा 2070, यदि उसे प्राप्त करना है तो भारत को अपनी स्वच्छ ऊर्जा अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए इन खनिजों तक भारत की पहुंच आवश्यक है। अब देखना यह होगा, यानी ये पूरा का पूरा मसला आप समझे, अब देखना यह होगा कि ये जो अंतरराष्ट्रीय एजेंसी है ये श्रीलंका के दावों को स्वीकार करती है कि नहीं करती है। यदि श्रीलंका के दावों को स्वीकार नहीं करती है तो ये क्षेत्र फ्री समुद्री क्षेत्र में आएगा और उस क्षेत्र पे अंतरराष्ट्रीय एजेंसी की अनुमति से कोई भी देश अन्वेषण कर सकता है। लेकिन यदि अंतरराष्ट्रीय एजेंसी ने श्रीलंका के दावों को स्वीकार कर लिया तो यह क्षेत्र श्रीलंका के अंतर्गत आ जाएगा, जो जिसपे आर्थिक गतिविधियां करने का अधिकार केवल श्रीलंका को होगा। यह आने वाला समय बताएगा कि क्या होता है।
दूसरी बात यह है कि जो आईएसए ने भारत के आवेदन को अभी प्राथमिक तौर पे खारिज किया है, लेकिन यदि भारत प्रतिस्पर्धी जवाब देता है और समय पे अपने जवाब दर्ज कराता है तो हो सकता है कि आईएसए भारत का जो पक्ष है या भारत की जो याचिका है उसकी दोबारा समीक्षा करे। ध्यान रखिएगा, ये जो मुद्दा है ये पूरा का पूरा आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है आप सबके लिए। आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही यदि 2025, 26 या 27 में आप यूपीएससी का अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे P2I फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं। 20 जून से कक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं, यानी आज सुबह 8 बजे से कक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। कोड यूज कर सकते हैं LD Live LDLIVE स्टडी IQ की ऐप है, वेबसाइट पे जाना है या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा उस लिंक पे जाना है, LD Live कोड का प्रयोग करना है, एडमिशन ले लेना है। इसके साथ ही अगर वैकल्पिक विषय पढ़ना है तो इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भूगोल और हिंदी साहित्य, ये सारे बैचेस शुरू हो रहे हैं। 15,999 में आप LD Live कोड का प्रयोग करके एडमिशन ले सकते हैं। इसके साथ ही आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल ललिता दहिया अकेडमी, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे। आशा करती हूँ ये परिचर्चा समझ में आई होगी। आईएसए काफी महत्वपूर्ण है, CL CS काफी महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। मिलेंगे इसी तरीके की अगली परिचर्चा में। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।